दोस्तों, क्या आप लोग एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लोगों ने मिट्टी खाना स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने पेड़ की बार को खाना स्टार्ट कर दिया है। इवन सिचुएशन इस हद तक गिर गई कि लोगों ने अपने परिवार के सबसे छोटे बच्चे को दूसरी फैमिली के साथ एक्सचेंज किया और उसके बाद उस छोटे बच्चे को काट करके खा गए, ताकि अपने बच्चे को जब वो काटे तो उनको बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा ना फेस करना पड़े। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को दूसरी फैमिली के साथ एक्सचेंज किया और उसके बाद उस बच्चे को खा गए। ये कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, और एक ऐसी कहानी भी नहीं है जो 1000 साल 2000 साल पुरानी हो। ये कहानी है आज से तकरीबन 60 से 62 साल पहले 1960s की चाइना में। इस भुखमरी में तकरीबन 16 मिलियन से लेकर के 55 मिलियन चाइनीज लोगों की जान चली गई। ये एक इतनी बड़ी फेमाइन थी जिसकी वजह से चाइना में बहुत ज्यादा डेथ देखने को मिली। आज हम देखते हैं कि चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत एडवांस कंट्री है, इसकी मिलिट्री बहुत पावरफुल है। लेकिन ऐसा क्या हुआ आज से तकरीबन 60 से 62 साल पहले कि इतने बड़े नंबर्स में चाइना में डेथ देखने को मिली? चलिए जानते हैं। चाइना एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी रही। साल 1949 में चाइना एज अ कम्युनिस्ट नेशन के तौर पर उभरता है। माओ जेडोंग चाइना के पहले चेयरमैन बनते हैं और वो सोवियत रशिया से या सोवियत यूनियन के मॉडल से, डेवलपमेंट मॉडल से बहुत इंस्पायर रहते हैं। माओ जेडोंग ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंट्री में भी सेम ही पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी कंट्री को एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। माओ जेडोंग पर्सनली बहुत ही एम्बिशियस इंसान थे। बहुत ही जल्दी माओ जेडोंग सोवियत यूनियन गए ताकि वो सोवियत यूनियन की पॉलिसीज के बारे में ज्यादा अच्छे से जान सकें। सोवियत रशिया में जाने के बाद उन्होंने देखा कि रशिया में किस तरीके से डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। उसके बाद सोवियत रशिया की गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको भी इस मॉडल को अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करना है और इस मॉडल को अपनी कंट्री में, चाइना में इंप्लीमेंट करने में उन्हें सोवियत रशिया की हेल्प चाहिए होगी। सोवियत रशिया ने एग्री कर दिया कि वो चाइना की हेल्प करेंगे। अब रशिया में क्या मॉडल था, क्या डेवलपमेंट का क्या मॉडल था? रशिया में जैसे हम जनरली जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंडिया में भी चलती थी, लेकिन इंडिया में लोग अपने अपने खेतों में एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। सारे के सारे खेत सरकार के अंदर आते थे और उन खेतों पर लोग काम करते थे। इसको कलेक्टिव फार्मिंग कहा गया और माओ जेडोंग इस कलेक्टिव फार्मिंग के मॉडल से भी बहुत इंस्पायर हुए। माओ जेडोंग वापस चाइना आए और रशिया ने एक बहुत बड़ी टीम भेजी जो चाइना को हेल्प करेगी ताकि रशियन डेवलपमेंट मॉडल को चाइना में इंप्लीमेंट कर पाए। बहुत ही जल्दी चाइना ने वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जो रशिया में चल रहा था, जैसे कि चाइना ने भी उन सारे प्राइवेट फार्मिंग को बिल्कुल बैन कर दिया। लोगों को उन्होंने इनकरेज किया कि आप लोग आओ और सरकार के तहत आप लोग एग्रीकल्चर करो, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार को दे दें। लोगों को इनकरेज किया और लोगों ने बहुत जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि माओ जेडोंग की इमेज बहुत अच्छी थी उस टाइम पे चाइना में। अब धीरे धीरे रशिया एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है। सोवियत यूनियन ने एक अनाउंसमेंट की कि विद इन नेक्स्ट 15 इयर्स सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे कर देगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। और चाइना भी बहुत एम्बिशियस था इस बात से, और चाइना ने भी ये अनाउंस किया कि विद इन 15 इयर्स चाइना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा स्टील के प्रोडक्शन में। अभी तक का ब्रिटेन जो था वो स्टील का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता। साल 1952 में चाइना ने डिसाइड किया कि वो रशियन मॉडल पे एक 5 ईयर प्लान चलाएंगे। इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान चलाए और रशिया ने भी 5 ईयर प्लान चलाए थे, और चाइना ने भी डिसाइड किया कि वो भी अब 5 ईयर प्लान चलाएगा। उस 5 ईयर प्लान में कुछ ऐसे एम्बिशन रखे गए जिनको अचीव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन माओ जेडोंग की पूरे चाइना में ऐसी इमेज थी कि लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे उन सब एम्स को अचीव करने के लिए। उनमें ही एक एम था कि चाइना को नेक्स्ट 15 इयर्स में स्टील का प्रोडक्शन करने में वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री बननी है। अब माओ जेडोंग के इन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत थी। जैसे चाइना ने प्राइवेट फार्मिंग पे टोटली बैन लगा दिया और सारे फार्मर्स को मोटिवेट किया
कि वो लोग कलेक्टिवली फार्मिंग करें और अपनी जो लैंड है उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दें। लोगों ने बहुत ही जल्दी ऐसा कर दिया। इसके पीछे पर्पस ये था कि माओ जेडोंग चाहते थे कि लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, जब भी सरकार चाहे उनके प्रोडक्शन को खरीद पाए और उस प्रोडक्शन को विदेशों में बेच पाए, ताकि उस वहां से फॉरेक्स आ पाए, फॉरेन करेंसी आ पाए, और उस फॉरेन करेंसी से माओ जेडोंग अपने इंडस्ट्रीज के लिए हैवी मशीन्स का, मॉडर्न मशीन्स को खरीद पाए। ये माओ जेडोंग की स्ट्रैटेजी थी। साल 1958 आते आते चाइना में प्राइवेट फार्मिंग टोटली बैन हो गई और लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कम्यून्स में खाना खाना, कम्यून्स में अपने बच्चों को पालना। कम्यून्स का मतलब है तकरीबन 5000 लोग एक साथ रहते थे, वहीं पे उनके बच्चों का ध्यान रखा जाता था, वहीं पे लोगों के लिए खाना बनता था और लोग खाना खाते थे, उसके बाद तुरंत फिर खेतों में जाते थे, काम करते थे। और चाइना में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हर एक कम्यून को, हर एक जो फार्मिंग हो रही थी, कलेक्टिव फार्मिंग हो रही थी, हर एक ग्रुप को एक टास्क दिया जाता था कि उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करना है और लोग उस प्रोडक्शन को करते थे। चाइना में ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स को छपाया गया जिसमें यह दिखाया गया कि चाइना में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और जनता बहुत खुश है। ये सब फैलाया गया चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी स्ट्रैटेजी माओ जेडोंग ने जो दूसरा रिफॉर्म्स लाए वो लाए इंडस्ट्रीज में। माओ जेडोंग ने जैसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 15 इयर्स में वो स्टील के प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 कंट्री बन जाएंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो गांव में थोड़ा बहुत स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको शहर में लाया जाएगा और उनसे काम करवाया जाएगा स्टील के प्रोडक्शन के लिए। माओ जेडोंग ने डिसाइड किया कि वो बहुत ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मशीनों की जगह पे वो अब इन लोगों का इस्तेमाल करेंगे और स्टील का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, स्टील का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन धीरे धीरे होने लगा। लेकिन साल दर साल माओ जेडोंग और चाइनीज गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि जो स्टील का प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि विद इन नेक्स्ट 15 इयर्स वो दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन जाएंगे स्टील के प्रोडक्शन में। तो माओ जेडोंग ने पूरी कंट्री में अनाउंस किया कि लोग अपने घरों में स्टील का प्रोडक्शन करेंगे। लोगों को टास्क दिए गए, लोगों ने अपने बैकयार्ड में स्टील बनाने के लिए छोटा सा एरिया बनाया और वहां पे लोग अपने अपने शेयर का स्टील का प्रोडक्शन करते थे। इस तरीके से चाइना ने स्टील का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा किया, लेकिन वो स्टील की क्वालिटी बहुत खराब थी क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा नहीं बनाई जा रही थी। इसी वजह से वो स्टील दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और बहुत सारा स्टील चाइना में ही जंग लग के खत्म हो गया। तो चाइना की ये स्ट्रैटेजी कि दुनिया में बहुत ज्यादा वो स्टील का प्रोडक्शन करेंगे, ये ऑलमोस्ट फेल हो गई। पॉलिसीज, चाहे कम्युनिटी फार्मिंग करवाना या फिर लोगों को कंपेल करना कि वो स्टील का प्रोडक्शन करेंगे, या ग्रामीण क्षेत्रों से उन लोगों को माइग्रेट करवा करके शहरों में ले जा करके उनसे स्टील का प्रोडक्शन करवाना, या फिर लोगों को मोटिवेट करना या उनको इनकरेज करना, कंपेल करना कि वो अपने बैकयार्ड में स्टील का प्रोडक्शन करें। चाइना की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा चंक तो इस बात से टोटली एग्री था और वो माओ जेडोंग की पॉलिसीज से एग्री था और उनके एम्बिशंस भी थे, बहुत जल्दी उनकी हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन चाइना की जनसंख्या का एक ऐसा भी चंक था जो इस पॉलिसीज के अगेंस्ट था। चाइना के लोगों ने इस बात ने अपनी आवाज को रेज करना स्टार्ट किया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट लोगों की बात को सुनने के लिए एग्री नहीं था। अब माओ जेडोंग और चाइनीज गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी निकाली, कैसे चाइनीज गवर्नमेंट इन लोगों को ढूंढ पाए और इन लोगों को सप्रेस कर पाए, इनकी आवाज को बंद कर पाए जो चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो माओ जेडोंग ने 100 फ्लावर्स कैंपेन नाम से एक कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में चाइनीज गवर्नमेंट ने लोगों से कहा कि उनकी सरकार की जितनी चाहे आप क्रिटिसाइज करना चाहें कर सकते हैं और ये हमेशा वेलकमिंग स्टेप रहेगा चाइना में। लोगों ने ऐसा ही किया, लोगों ने खुलकर चाइनीज गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज किया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी कुछ और थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने उन सब लोगों का नाम नोट डाउन किया जो चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ थे और इन लोगों को पकड़ा गया, इनको जेलों में डाला गया, टॉर्चर किया गया। हजारों लोगों की इसमें मौत हो गई और हजारों की संख्या में लोगों को रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। तो इस बात से चाइना ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि चाइनीज गवर्नमेंट कोई भी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी कैंपेन को बोला जाता है 100 फ्लावर कैंपेन।
साल 1958 आते आते पहला 5 ईयर प्लान चाइना में खत्म हो गया। 1958 आते आते चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली कि प्रोडक्शन का लेवल अब उतना ज्यादा नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर में। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसका रीजन जानना चाहा तो चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट्स बताई कि स्पैरो मतलब चिड़िया का नंबर बहुत ज्यादा हो गया है और चूहों रैट्स का नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, जो अभी चाइना में जो फसल उग रही है उसको खा दे रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक और रिपोर्ट दी, उसमें कहा कि जो अभी एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं, क्योंकि चाइना में उस टाइम पर मच्छर और हाउस फ्लाई मतलब मक्खियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाला। चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जहां कहीं भी चाइनीज लोगों को रैट्स और स्पैरो चिड़िया दिखे उसको मार देना है, और साथ ही साथ मच्छर और हाउस फ्लाई को भी चाइना में ह्यूज नंबर पे मारा गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको 4 पेस्ट रेवोल्यूशन के नाम से बुलाया, जिसमें हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, स्पैरो और रैट्स को मारा गया। लोगों ने स्पैरो, रैट्स, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो को ह्यूज नंबर में मारना स्टार्ट किया। जो कोई भी ज्यादा चिड़िया मारता था, जो कोई भी ज्यादा चूहों को मारता था, उसको इनाम दिया जाता था। बहुत ही जल्दी चाइना में रैट्स की संख्या ना के बराबर रह गई, स्पैरो तो कहीं दिखती ही नहीं थी, और हाउस फ्लाई और मॉस्किटो के साथ भी ऐसा ही था। हाउस फ्लाई और मॉस्किटो को मारने के बाद चाइना में बीमारियां तो कम हो गई, मतलब लोगों ने ज्यादा फार्म्स में जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसकी वजह से एक डिजास्टर चाइना में आ गया। धीरे धीरे लोकस्ट की संख्या और भी छोटे छोटे कीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने चाइना में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था उस सबको खा दिया, क्योंकि स्पैरो वहां पे वो चिड़िया थी ही नहीं जो लोकस्ट को खाती थी और इन छोटे छोटे कीटों को खाती थी। अब स्पैरो वहां पे थी नहीं, इसी वजह से उन छोटे छोटे कीड़ों ने चाइना में जो भी ग्रो हो रहा था, चाहे गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी वहां पे प्रोडक्शन हो रहा था, वो ये कीड़े बिल्कुल खा गए। और इसी वजह से चाइना में बहुत बड़ी स्कैर्सिटी हो गई कि चाइना में अब लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम चीजें बच गई थी। अब चाइना में फूड का प्रोडक्शन और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी अपनी कंट्री से इन फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया था। चाइना में अभी भी स्टील का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होते जा रहा था। चाइना के लोग जो भी प्रोड्यूस करते थे उन कम्यून्स में, उसको उठा करके चाइना विदेशों में बेच देता था ताकि चाइना को फॉरेक्स आते रहें। धीरे धीरे लोगों के लिए कम्यून्स में खाने की कमी होने लगी। धीरे धीरे खाने की कमी इस हद तक बढ़ गई कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और लोगों को जोर जबरदस्ती से लेकिन उन खेतों में भेजा जाता था ताकि वो लोग काम कर सके। बहुत सारे लोगों की उन खेतों में ही जान चली गई, बहुत सारे लोग खेतों में ही मर गए। अब धीरे धीरे जब खाने की इतनी कमी हो गई कि उनके पास ऑलमोस्ट कुछ भी खाने को नहीं था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने फिर भी अपने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना बंद बिल्कुल नहीं किया। चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स को छपाया जिनमें यह देखा जा सकता था कि चाइना में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं, चाइना के लोगों के पास खाने के लिए इनफ चीजें हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स को छपाया गया, लेकिन चाइना के लोगों के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चाइना के लोगों के पास जब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो चाइनीज लोगों ने मिट्टी को खाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन लोगों ने पेड़ की बार्क को भी खाना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से अगेन बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। उस समय पर चाइना में अगर किसी भी परिवार में कोई डेथ होती थी तो परिवार के लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये बात बिल्कुल नहीं बताते थे, क्योंकि जिस इंसान की डेथ हो चुकी है उसके शेयर का खाना बाकी के फैमिली मेंबर्स खाते थे। खाना बहुत ज्यादा कम आता था, लेकिन डेड बॉडी को घर के ही अंदर 1-1, 2-2, 3-3 महीने हो जाते थे, और इसकी वजह से फिर से बीमारियां फैलती थी और बहुत ज्यादा लोगों की इसमें डेथ होती थी। इवन चाइना में अभी भी ये कहानियां सुनाई जाती हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि उस टाइम पर लोगों के पास खाने के लिए इस हद तक का कुछ भी नहीं बचा कि फैमिलीज ने ये डिसाइड किया कि वो अपने ही छोटे बच्चे को काट करके खा जाएंगे। लेकिन अपने ही बच्चे को कैसे वो लोग खा सकते थे? मतलब इमेजिन करिए आप कितना टफ ये सिचुएशन होगी कि अपने ही बच्चे को काट के खाना है।
तो दो परिवारों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने परिवार के सबसे छोटे बच्चे को एक्सचेंज करेंगे और काट करके उसको खा लेंगे। बच्चे को एक्सचेंज करते थे तो उस टाइम पे जो दूसरे परिवार से बच्चा आया है उसको काटने में उनको बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा फेस नहीं करना पड़ता था। हालांकि ह्यूमनली ऐसा करना कैसे पॉसिबल हो सकता है ये इमेजिन करना भी बहुत टफ है, लेकिन चाइनीज लोगों ने ऐसा तक किया। चाइना में आज भी ऐसी स्टोरीज वहां पे सुनाई जाती हैं कि ऐसा तक हुआ था। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो था। इस फेमाइन की ओर चाइनीज गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं था। जो कुछ भी अभी चाइना में प्रोडक्शन हो रहा था, चाइनीज ऑफिशियल्स आते थे, उसको उठाते थे और उसको चाइना से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था ताकि चाइनीज गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व्स मिल सके। हम लोग जानते हैं कि चाइना में प्रेस की आजादी इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऑफिशियल डेटा कुछ भी चाइना ने अभी रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने यह बताया जितनी भी डेथ हुई हैं वो सब क्लाइमेट की वजह से हुई हैं, ना कि चाइना की गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। धीरे धीरे डेथ का लेवल बढ़ते गया और उस टाइम पे वर्ल्ड की जो एवरेज डेथ थी उसका भी आंकड़ा बहुत ऊपर चले गया, क्योंकि चाइना में अचानक इतने ज्यादा नंबर्स पे डेथ हो गई। मतलब चाइना की लोगों का डेथ का लेवल इस हद तक ज्यादा बढ़ गया था कि चाइनीज गवर्नमेंट उसको कैलकुलेट तक नहीं कर पाई। आज तक उस पर कोई सहमति नहीं है कि ये सर्टेन नंबर की डेथ हुई थी। वेस्टर्न स्कॉलर्स भी ये बताते हैं तकरीबन 16 मिलियन से लेकर के 55 मिलियन चाइनीज लोगों की इस फेमाइन में जान चली गई थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने 1960 के आते आते ये रियलाइज किया कि अब उन्हें कैसे ही करके इन पॉलिसीज को बंद करना पड़ेगा। 1961 में आते आते चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करेंगे ताकि अपने लोगों तक का वो खाना पहुंचा सके। और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से खाने को इंपोर्ट किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया और चाइना ने ये बहुत बड़े जो फेमाइन था इसको अब बंद किया। ये जो पूरी कहानी है ये चाइना के ग्रेट लीप फॉरवर्ड की है। मैं आपको बता दूं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब है एक लंबी छलांग लगाना आगे की ओर को। चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो बहुत लंबी छलांग लगाएगा ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1961 आते आते चाइना में इतनी बड़ी संख्या पर लोगों की मौत हो गई। ये पूरी कहानी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड की। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था। अगर ऐसा है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। Thank you so much. Keep watching, keep supporting, keep shining.